नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, श्रीलंका के बाद हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बढ़ते कर्ज, महंगाई और वहां के लोगों के लिए बेसिक चीजें खरीदना भी परेशानी बन चुका है। आज का चर्चा का विषय हमारा यही है कि क्या कारण है पाकिस्तान की स्थिति आज ये बन चुकी है। और इस विषय में हमारे साथ हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के स्टूडियो में। नमस्ते अंकित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने फिर मुझे बात करने का मौका दिया आपसे। थैंक यू सो मच सर। सर, क्या कारण लगता है आपको कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आज ये बन चुकी है कि खाने पीने के लिए भी लोग वहां की तरस रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भग रहे हैं? देखिए अंकित, आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी और बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो बेसिकली एक धर्म के ऊपर आधारित एक ऐसा एक उन्होंने देश उन्होंने बना लिया, पॉलिटिकल ब्लैकमेल करके अंग्रेजों को, जो इन ट्रू सेंस में देखें तो वो वाइबल ही नहीं था। वो अपने आप में एक इकोनॉमिक वाइबल एंटिटी नहीं थी। और जिस दिन वो दो लख्त हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या दूसरी ओर आन पड़ी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कल्पना के आधार पर भारत को अपना एक काल्पनिक शत्रु मान लिया। और काल्पनिक शत्रु मानने के लिए आप एक कल्पना कीजिए, एक देश के पड़ोस में एक हमसा इतना बड़ा मुल्क हो, जिस मुल्क की इकोनॉमी उनसे 10 गुना ज्यादा हो, जिनका रकबा भी इतना बड़ा हो, पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी हो। तो ऐसे में उनके लिए एक दूसरा काम उन्होंने और गलत कर लिया कि उन्होंने अपने आप को एक डिफेंस है कहें गैरिसन स्टेट बना लिया है। उनकी जो आर्मी है वो उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ी बना ली। यानी किसी भी मुल्क की आपको समझना पड़ेगा, किसी भी मैशियत की यानी इकोनॉमिक्स की अपनी एक कॉम्पिटेंस होती है कि वो कितनी बड़ी एक आर्मी को कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, बांग्लादेश वाली लड़ाई हारने के बाद उन्होंने, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की उस बातों की तरफ ले जाना चाहूँगा जहाँ वो कहते हैं कि हम घास की रोटी खा लेंगे मगर हम हिंदुस्तान से 1000 साल तक लड़ाई करेंगे। तो जब आप हिंदुस्तान से आप 1000 साल की लड़ाई करने की बात नाहक कर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है उनके जो रिसोर्स थे, जो प्रोडक्टिव जगह लगने चाहिए थे, जिससे उनका एक डेवलपमेंट होता, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट होता, उसकी जगह उन्होंने केवल और केवल अपना पूरा एक्सपेंडिचर केवल एक ही जगह किया, एंड दैट वाज डिफेंस, डिफेंस एंड डिफेंस। डिफेंस के अंदर एक टिपिकल ढंग की करप्शन हुई। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद उनका एक बहुत बड़ी बात में अयूब, जो खान जनरल अयूब थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कूप ले आए वो, और वो मिलिट्री कूप आज़ादी के कल 8-9 साल बाद ही वो ले आए। 1965-66 तक वो चलते रहे। फिर याह्या खान आ गए, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्टेंट आता है, एक आपको वक्फा उनको कह सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक वक्फा। उस डेमोक्रेटिक वक्फे के बाद फिर जियाउल हक आ गए, जियाउल हक बाद फिर थोड़ी सी डेमोक्रेसी आती है कि उससे अचानक फिर मुशर्रफ आ गए। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो आर्मी है उन्हें लगातार इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि वे एक काल्पनिक शत्रु है और हमें बड़ी उसके लिए मदद की जरूरत है। तो वहाँ एक ऐसा भी एक सेगमेंट बन गया जो लगातार हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशंस के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता था। तो पहली बात तो ये रही कि डिस्प्रपोर्शनेट आर्मी, अनवाइबल एंटिटी, जिसके कारण आगे कुछ हुआ नहीं। फिर तीसरी बात है कि जब आप टेररिज्म को, जब आप एक तरीके से इंडस्ट्री बनाने लगते हैं, आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, तो वो सब बेकार की बातें। उन्होंने बाकायदा एक स्टेट की एक पॉलिसी बन गई, टेररिज्म की स्टेट की पॉलिसी बन गई। दुनिया का वाहिद एक मुल्क जिसने टेररिज्म को अपनी एक पॉलिसी का पार्ट बना लिया, क्योंकि 1000 कट्स इन इंडिया की बात वो करते थे, 1000 साल लड़ाई की बात करते थे हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान का तो कुछ बिगड़ा नहीं, मगर वो, क्योंकि जब आप अच्छे से समझिए टेररिज्म के ऊपर आप जब सवार होते हैं, आप समाज को रेडिकलाइज जब आप करते हैं, क्योंकि उन्हें मुजाहिदीन तभी मिल सकते थे, उन्हें फियादीन तभी मिल सकते थे जबकि समाज का रेडिकलाइजेशन करते। तो एक मॉडर्न एजुकेशन डेवलप होती, जिससे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती, उसकी जगह वहाँ वो फियादीन डेवलप करने लगे, सुसाइड बॉम्बर्स डेवलप करने लगे। तो जो पूरा मुल्क का जो एक ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए थी, उस ट्रेजेक्ट्री की जगह वो टिपिकल ढंग से रेडिकलाइजेशन इतना बढ़ गए। तो तीसरी प्रॉब्लम उन्होंने रेडिकलाइजेशन ही कर ली। फिर जब आप टेररिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जब तक अफगानिस्तान के अंदर आपकी नीड्स थी
क्योंकि एक्चुअली उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल उस जगह को उन्होंने उसका एक्सप्लॉइटेशन करने का सोचा। उनको लगा कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई भी अगर चाहिए, जो उससे पहले ग्रेट गेम के अंदर अगर आप कोल्ड वार के ज़माने की बात करें तो सोवियत संघ के मामले के अंदर अगर उन्हें अपनी ज्योग्राफिकल जो डिविडेंड्स के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा लोगों ने दिया, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने उन्हें जम के पैसा दिया। मगर जैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड की वो जो रशियन थ्रेट्स खत्म हो गए और अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गए, तो अब वो डॉलर्स भी उनको आना बंद हो गए। तो जो डॉलर्स वो आना बंद हो गए, उनके इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स उनको कुछ करते नहीं है। अगर मैं किसी भी अगर पाकिस्तान के किसी अगर इकोनॉमिस्ट से बात करूं कि भाई आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो टेररिज्म के अलावा उनके पास कुछ एक्सपोर्ट की चीज़ नहीं है और टेररिज्म से पैसा मिलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर करते करते उनके इकोनॉमिक जो रिजर्व्स हैं, उनके जो फाइनेंशियल रिजर्व को $3 अरब के रह गए। जहाँ इंडिया के पास $650 अरब के रिजर्व्स है, पाकिस्तान में $3 अरब के। और अच्छी तरह समझ लीजिएगा किसी भी मुल्क के पास एटलीस्ट 5-6 महीने का इंपोर्ट बिल्स को चुकाने के लिए पैसा होना चाहिए। मगर वहां तो आप ये मान लीजिएगा 3 हफ्ता का ही रह गया। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि पहले वो ग्रे लिस्ट के अंदर थे, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने भी क्योंकि बहुत सारे जो स्पॉन्सर उन्होंने टेररिज्म को किया, तो उसके चलते वो ग्रे लिस्ट में आ गए। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो दाऊद इब्राहिम वहाँ हैं, अजहर मसूद वहाँ पे हैं, सैयद सलाउद्दीन वहाँ हैं। तो उन सब लोगों को कंट्रोल करने की जगह वो कई सालों तक तो मुगालते में रखते रहे वेस्टर्न वर्ल्ड को, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी आंखें बंद कर ली क्योंकि अफगानिस्तान के कारण पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। उससे पहले ग्रेट गेम में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थी, मगर वो सारी इंपॉर्टेंस अब खत्म हो चली है। तो ऐसे सिचुएशन में अब कोई फॉरेन एड भी उनको आने से रही। ह्यूमन इंडेक्स के बारे में मैंने बताया कि वो वैसे उनका वीक है, रेडिकलाइजेशन की बात है, एक्सपोर्ट उनका कुछ है नहीं। अब टोटल मिला के पूरा का पूरा पाकिस्तान रेमिटेंस पे आ गया। जो एक्सपेक्टेड जो पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं या कतर में रहते हैं, वो कुल मिला के $30 अरब भेजते हैं। तो अब वो $30 अरब से तो आप समझ लीजिएगा पूरा मुल्क चल नहीं सकता। 200-250 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, जो आप समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र से भी आधी इकोनॉमी है, तमिलनाडु जितनी बड़ी इकोनॉमी है पूरी पाकिस्तान की। और हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए 6 लाख लोगों की आपने आर्मी रख ली है। तो वो मैं मानता हूँ कि डिस्प्रपोर्शनेट, अनप्लानिंग, फिर ओवर करप्शन भी। वैसे तो करप्शन पूरे साउथ एशिया की प्रॉब्लम है, इंडिया में भी करप्शन इज द प्रॉब्लम, मगर पाकिस्तान के पास की जो करप्शन की प्रॉब्लम वो बिल्कुल अगली जनरेशन की प्रॉब्लम है। तो उसके कारण भी जो भी स्पेंड जो है, आप कल्पना आपको इस बारे में मैं अगर आपको एक बात कहूँ तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि पाकिस्तान के जितने भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन सब का या तो ड्वेल सिटीजनशिप है या उनके घर लंदन में है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके पास वहाँ की भी सिटीजनशिप हो या उनके घर लंदन में हो। पर आप ये देखिए, भले नवाज शरीफ हो, चाहे भुट्टो फैमिली हो, या इवन अगर आप इमरान खान की भी बात करें तो उनके भी जो बच्चे हैं, उनके भी पूरा परिवार तो इंग्लैंड में रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में, या मुशर्रफ की बात करें तो वो दुबई शिफ्ट हो गए थे, उनका भी इंग्लैंड के अंदर घर था। तो वहाँ उनको बेसिकली वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। तो पूरा मिसमैनेजमेंट है पूरा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक मिसमैनेज एक मुल्क है, और उस मिसमैनेजमेंट के लिए भी फिर आप वोट के लिए, जैसा हिंदुस्तान में भी होता, उन्होंने उसको भी अगले दर्जे पे ले गए कि फ्रीबीज के थ्रू आप जो है वो लगातार ये चाहते हैं कि आप फ्रीबीज दें, लोगों को फ्री के अंदर चीजें बांटते रहें और उसके थ्रू वोट बटोर लें। तो जब फ्रीबीज लगातार आप देते हैं तो उसका भी अल्टीमेटली इकोनॉमी में बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आता है, और पाकिस्तान लबो लुआब इन्हीं सब चीजों का अब शिकार हो गया है। तो अभी जो शिकार हो गया है, तो इसका उपाय तो ये है कि वापस से वो प्रॉपर अपने आप को मैनेज करें और उस मैनेजमेंट के थ्रू ही वो चीज़ों को आगे ले जाए। बिल्कुल, बहुत ही सटीक बात आपने कही। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ सुनील जी, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी गई है, क्योंकि तकरीबन 29 PM वहाँ आ चुके हैं और किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और बढ़ती आर्मी की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक जमाने के अंदर एक बात कही जाती थी और वो बड़ी दिलचस्प बात थी कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री को जितना टाइम अपनी धोती बदलने में लगता है, कि वो जमाने प्राइम मिनिस्टर धोती पहना करते थे, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, तो जितना प्राइम मिनिस्टर को धोती बदलने में लगता है उतनी देर में पाकिस्तान एक प्राइम मिनिस्टर बदलता है। ये एक मुहावरा था। और उसका देखिए, उसका पीछे अच्छी तरह समझ लीजिए, शुरुआती दौर से राइट फ्रॉम द वेरी जैसे आज़ादी आई तो वो एक टिपिकल ढंग से एम्बिशियस लोगों का एक जमावड़ा था। अगर आप भारतीय मुस्लिम लीग की भी बात करें तो भले वो मोहम्मद अली जिन्ना हो या उस जमाने के अंदर उनके जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो मोहम्मद अली बोगरा हो, इस्कंदर मिर्जा हो,
तो या उसके बाद अयूब हो, तो एक पॉलिटिकल एम्बिशियस लोगों का एक पूरा ग्रुप हो गया जो ये किन प्रकार ने सत्ता में आ जाना चाहता था। पहले शुरू में ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे हावी हो गई, फिर बाद में आर्मी हावी हो गई और पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ डेवलप हुई नहीं, क्योंकि इंडियन मुस्लिम लीग ने कभी कोई फ्रीडम मूवमेंट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। या उससे पहले के अगर आप 1937 की अगर आप सरकारों की बात करें, या उससे पहले जो इंडियन जो काउंसिल्स जो बन रही थी 1920 के एक्ट के बाद से, तो उससे मुस्लिम लीग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो उसके कारण एक पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी आनी चाहिए लीडरशिप के अंदर, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकल के जो जैसे कांग्रेस का जो लीडरशिप थी भारत के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, उसके बाद एक सौभाग्य था कि वो 1920 से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने स्टेट्स के अंदर सरकारें चलाई थी। अगर आप 1937 के बाद के चुनाव भी देखें तो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। तो जाहिर सी बात है आपको एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक्सपीरियंस कांग्रेस के लोगों को था। जब वो 1947 में देश आजाद हुआ तो वो उसको उनको लाभ मिला, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होने का लाभ मिला है। वह मुस्लिम लीग तो कभी भी नहीं थी। मुस्लिम लीग का तो बेसिक काम ये था कि वो कांग्रेस के इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अड़ंगा लगाए और अंग्रेजों से केवल सपोर्ट प्राप्त करे। तो पहली बात तो उसकी जो बुनियाद है वो ये कि राजनीतिक पॉलिटिकल ब्लैकमेल करके उन्होंने पाकिस्तान तो अचीव कर लिया, मगर पाकिस्तान के अचीव होते ही जो पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप उभरनी चाहिए थी वो नहीं उभरी। नतीजा निकला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए। आपने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन ही 1958 के अंदर आया, और जो आया वो उसके अंदर ही बहुत सारे जो प्रेशर फैक्टर्स थे, स्पेशली मौलाना मौदूदी जैसे लोग, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन उसमें कर दिया। और वो रेडिकलाइजेशन चलता रहा। अंत में तो ये हो गया कि 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो जो लेके आए, वो भी उसने और ज़्यादा उसको इसमें इस्लामिस्ट बातें डाल दी। उन्होंने भी अहमदियों को भी इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया। तो वो लगातार एक दूसरे को इस्लाम के दायरे से खारिज करके और पूरे समाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज कर लिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस ढंग की है कि देखिए अब वहाँ पे आज की तारीख में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक नवाज शरीफ फैमिली है, शरीफ फैमिली आप कह सकते हैं, एक भुट्टोज हैं और तीसरे इमरान खान है। और तीनों के तीनों, अब आपको मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ, तीनों के तीनों बहुत डेस्परेट हैं पावर में रहने के लिए, और पावर में रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन इमरान खान ने तो एक बात ये तक कही थी कि अगर पावर में नहीं रहता हूँ तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो यहाँ देश इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल खुद की सत्ता इंपॉर्टेंट है। और कल भी अगर आप देखें, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, जबकि इकोनॉमिक एक इमरजेंसी के हालात हैं। मगर उनको वो चाहते हैं मैं सत्ता में आ जाऊं, शरीफ परिवार चाहते हैं हम सत्ता से जाए नहीं। और डिफरेंट ढंग के बार बार एनआरओज लाए जाते हैं, पहले करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लोग अब जेलों में भेजे जाते हैं, फिर एनआरओज लेके पॉलिटिकल वहाँ पे अलाइंसेज होते हैं। तो वहाँ एक पूरे ढंग से आप जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसमें डीप रूटेड करप्शन है, पावर के लिए बहुत पावर हंग्री पूरा समाज है। तो पावर हंग्री, करप्शन और रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और उससे ऊपर मिलिट्री का भी ये महत्वाकांक्षा कि हमें उसके अंदर रह ही रहना है। मतलब आप ये सरप्राइज करेंगे कि जब आप प्राइम मिनिस्टर से, जो वहाँ के आर्मी जनरल से बात करना देखेंगे, तो इंडिया में जब प्राइम मिनिस्टर से जो आर्मी जनरल मिलता है तो आपको डेकोरम पता लगता है कि वो बिल्कुल उनको सैल्यूट करता है, वो सामने विजिटर्स चेयर में होता है। पर वहाँ तो 2 चेयर लगाई जाती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बैठता है तो ये 2 चेयर लगती हैं, और उतनी बड़ी चेयर आर्मी जनरल की भी लगती है। तो कई सारे लोग तो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क के पास आर्मी होती है, मगर एक आर्मी ऐसी भी जिसके पास एक मुल्क है, पाकिस्तान। क्या बात है। तो ये या जहाँ ये होती है कि दुनिया देखिए, भारत के पास आर्मी है, इंग्लैंड के पास आर्मी है, अमेरिका के पास आर्मी है, मगर किसी आर्मी के पास मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास एक अपना एक मुल्क है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। सुनील जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताई और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। बहुत से वीडियोस हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब्स पे, जहाँ लोग बाग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, पेट्रोलों की लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। पावर कट की एक समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में समस्या बढ़ती हुई देख रहे हैं या कम होती हुई देख रहे हैं? नहीं, देखिए समस्या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि IMF, इनको पहले लग रहा था कि वो IMF से बात कर लेंगे, क्योंकि लगातार उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अपने बदला। उन्होंने पहले
मिस्ता इस्माइल वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिस्ता इस्माइल को हटा के इशाक डार को लेके आए। तो इशाक डार पहले तो वो पता नहीं कहाँ से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में ले आए थे, उनको लगता था मिस्ता इस्माइल तो IMF से डील नहीं कर पा रहा, मैं आऊँगा, मैं ऐसे डील कर लूँगा, वैसे डील कर लूँगा। शायद वो बदली हुई परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे, शायद वो उनको इस बात को ये नहीं समझ रहे थे कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने वो आज की तारीख में नील बटा सन्नाटा है। अब ऐसे में IMF से अब जब आप बात करेंगे तो IMF अपनी शर्तें इंपोज करेगा, और IMF की हर जगह एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप IMF से बात करते हैं तो IMF ये देखता है कि आप में कर्जे को रीपे करने की क्षमता कहाँ से आएगी। अब पाकिस्तान के पास रीपे करने की क्षमता थी नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने 3-4-5 शर्तें रखी। पहली शर्त रखी जो भी उनके यहाँ जैसे अपने यहाँ पे बैंड होते हैं, वहाँ भी पे बैंड है, तो पे बैंड 17 से लेकर 22 तक के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब यह है कि अगर बाद में हालांकि उन्होंने आर्मी वालों को उसमें से निकाल लिया, क्योंकि आर्मी वालों का अच्छा हमसे हमारी तुम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करवाओगे, तो बाद में आर्मी को उसमें एग्जामिशन मिल गया। उसके बाद जुडिशरी वालों ने कहा अच्छा हमसे, तो बाद में जुडिशरी वालों को एग्जामिशन दे दिया। तो पहली बात तो ये कि एक ये थी भाई सब अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। मेरा में IMF को ये भी लगा होगा कि अब 2 दिन बाद ही सरकार रोल बैक कर गई, आर्मी के मामले में रोल बैक कर गई, यहाँ कर गई। दूसरी बात थी फ्रीबीज की बात, क्योंकि पाकिस्तान सच बात तो है कि जो पाकिस्तान के जो फूड नीड्स हैं या इवन वेजिटेबल्स भी हैं, वो वेजिटेबल्स भी इम्पोर्ट होती हैं। दूसरी बात, भारत से जो उनकी एक जो है कन्वेंशनल दुश्मनी, इन्होंने उस चीज ने उनको बड़ा बुरी तरह बर्बाद किया है। तो अदरवाइज तो जैसे क्योंकि इंडिया आज की तारीख में सीरियल्स के अंदर इतना ज्यादा बड़ी प्रोड्यूसर है, अगर बॉर्डर्स अगर आपकी पोरस होती तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान के फूड नीड्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्याज वहाँ 300 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो वहाँ पे, इवन दूध का भी अगर भाव देखें तो 180 रुपये लीटर वहाँ पे दूध है। तो ये सब चीजें इसलिए हो गई क्योंकि अधिकांश चीजें वो प्रोड्यूस नहीं करें, इंपोर्ट करते हैं। और इवन दिलचस्प बात है अंकित की, जो सब्जियां हैं वो भी भारत से सीधा नहीं खरीद के भारत पहले दुबई भेजता है और दुबई से वो खरीद के लाते हैं। तो जब आपकी जो पूरी इकोनॉमी है, मतलब आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं, आपके देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर उनको इतना सा छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है, होने तो ये चाहिए था कि वो इंडिया को वे आउट देते सेंट्रल एशिया का, और उसके थ्रू एक बहुत बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते थे। अगर आप सोचिए आज हिंदुस्तान से लाहौर से अमृतसर से एक ट्रक चले, लाहौर होता हुआ वो पेशावर क्रॉस करके काबुल जाए और काबुल से उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान जाए, जो कि इंडिया को एक रूट की नीड है। अगर ये रूट अगर आज पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अगर कॉन्टैक्ट बात करता तो पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू मिल सकता था। दूसरी बात है कि इंडिया फूड सफिशिएंट है, फूड एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के अंदर। अब अगर ऐसा ये जो सामान है ये इंडिया से कितना सस्ता वहां पहुंच सकता था। मगर एक हट धर्मिता धर्म के ऊपर आधा, क्योंकि बेसिक बात है जब दो मुल्की जब आप नजरिया, दो कौमी नजरिया के ऊपर आप ये सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग है और हिंदू जो गेहूं है वो हम खा ही नहीं सकते, हिंदू सब्जी हम नहीं खा सकते, तो जब किसी मुल्क के अंदर ये मास हिस्टीरिया आप क्रिएट कर दो, धर्म का जब आप हिस्टीरिया क्रिएट कर देते हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी एक टिपिकल टाइप की चुनौती आप ले लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है ये सब होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे अगर आज की तारीख के अंदर जैसे कोई भी इंपोर्ट भी अगर कोई गुड्स आते हैं तो इंपोर्ट गुड्स के लिए होता है कि पहले आपको एक LC आपको डिक्लेयर करनी हो, बैंक को LC देनी होती है। अब वहाँ पे डॉलर्स है नहीं देने को तो LC वहाँ पे रिलीज कर नहीं रहे बैंक। जब LC बैंक रिलीज नहीं करे तो हजारों कंटेनर्स कराची पोर्ट पे पड़े हुए हैं, अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इंपोर्टर्स जो एक्सपोर्टर उसकी शर्त होती है जब आप LC होगी उसके बैंक में पैसा आएगा तो वो सामान आपको रिलीज करेगा। पाकिस्तान की हैसियत है नहीं, $3 ट्रिलियन और $3 बिलियन। अब $3 बिलियन से अच्छा दूसरी बात है कि केवल इसी फाइनेंशियल ईयर में $20 बिलियन के कर्जों के ब्याज चुकाने। तो अब अगर $1 बिलियन जो इन्होंने दिया भी था, सऊदी अरब और कतर ने इनकी मदद की थी, मगर वो मदद भी थी कि आप रख के औरों से आप ले लीजिए कर्जा, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको राइडर लगा दिया था। अब ऐसे में $20 अरब तो उन्हें इस साल चुकाने, 30 केवल रेमिटेंस $30 अरब का उनका जो एक्सपेक्ट रेट है वो बचा हुआ है केवल उनके पास। अब ऐसे सिचुएशन में अगर IMF से डील नहीं होती तो, और वैसे भी ख्वाजा आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होगा नहीं, डिफॉल्ट हो चुका है और ये डिफॉल्ट का है कि दूसरी बात है कि अब सपोज अब पेट्रोल है, अब पेट्रोल को या तो दूसरा तरीका होता है कि भाई इसको मार्केट पे छोड़ दिया, जैसे इंडिया में मार्केट पे छोड़ दिया कि भाई जो आएगा अगर महंगा आएगा पेट्रोल महंगा मिलेगा, सस्ता आएगा सस्ता आएगा।
परसों ही उन्होंने पेट्रोल पे कट किया है। तो मैं मानता हूँ इन सब चीजों से इकोनॉमी नहीं सलट सकते और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और ज्यादा बुरे हालात देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक्स खराब है, दूसरी तरफ अभी भी उसका राजनीतिक लाभ लेने से पॉलिटिकल पार्टियां चुक नहीं रही हैं। तो ये जो सब सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन ये बता रही है कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो अभी और बढ़ेगा। दूसरी बात है टीटीपी की भी प्रॉब्लम, अगर आप देखें जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पूरा उनका जो वेस्टर्न जो पेशा खैबर पख्तूनवा है वो पूरा इलाका बहुत भयंकर ढंग से डिस्टर्ब है। तो वहाँ एक मिलिट्री इंसर्जेंसी हो रही है। अगर आप अब बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर BLA वगैरह बहुत ज़्यादा मुठाई चल रही हैं। तो पाकिस्तान एक, क्योंकि अच्छी समझिए जब इकोनॉमिक्स जब आपकी खराब होती है तो ऐसी सारी जितनी भी तंजीमें होती हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उनको सस्ते रिक्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो अभी इधर सस्ते रिक्रूट हैं, रेडिकलाइजेशन उन्होंने खुद ने फैलाया हुआ है और सारी चीज़ें सिचुएशन मुफीद हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए समस्या अभी हल होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इतनी समस्या होने के बाद भी एक लाभ वो हमें, एक जो उन्हें रटा उनका जो डायलॉग होता है कश्मीर का, वो नहीं छोड़ते। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी कश्मीर का अलापते ही रहते हैं। नहीं देखिए, यही पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट है कि वो कभी उस रियलिस्टिक बात को समझ ही नहीं पाए हैं। वो 1947 से बात करें, मैंने अभी जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कही कि उन्होंने ये बात कही थी भैया हिंदुस्तान से भले 1000 साल तक लड़े, यानी इस बात को तो वो भी जानते हैं कि 1000 साल तक जीत नहीं सकते हो। नहीं तो 1000 साल लड़ाई की बात कौन करेगा? 1000 साल की लड़ाई की बात वही करेगा ना जिससे पता है कि मैं 1000 साल तक जीत नहीं सकता। अब कश्मीर की बात भी करें तो कश्मीर के जो यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है, उसकी पहली क्लॉज है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां से हटा लेगा, पर वो भी उसके लिए भी तैयार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किसी भी ढंग से बात हो किसका सॉल्यूशन निकले, मगर उसके लिए भी वो, आपको याद हो, मुशर्रफ आगरा भी आए थे और उसके बाद एक समझौते तक जब पहुंचे तो उसके बाद मुशर्रफ ने एक डायलॉग बोला था जो आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान की जनता के माइंडसेट को, कि अगर मैं कश्मीर का ये समाधान कर गया तो मुझे वापस दिल्ली में अपनी नहर वाली हवेली में आना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान को आपने इतना ज्यादा पॉइजनस कर दिया, आपने इतना रेडिकलाइजेशन कर दिया सोसाइटी का कि अब वहाँ की जो जनता है वो कश्मीर के किसी भी पीसफुल जो रिजोल्यूशन है उसके लिए तैयार नहीं है। तो मैं मानूंगा कि पहला काम तो सरकारों को ये करना चाहिए कि लोगों को अच्छी तरह कन्विंस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है इस खित्ते के अंदर। अगर आप पूरी जनूबी एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, इंडिया से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ये पाकिस्तान के लिए अपने सर्वाइवल के लिए स्टेप है। दूसरी बात है कि उन्हें अपने टेररिज्म पॉलिसी से बाहर आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भी एक फैक्शन है जो कहता है कि अगले 20 साल कश्मीर के ऊपर बात करना बंद करो। तो मुझे लगता है उन्हें कश्मीर में भी बात करना देर सवेर बंद करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ये नहीं करता तो मैं अच्छी तरह बता देता हूँ आपके दर्शकों को, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों को नहीं करता, अपनी पॉलिसीज का वापस से रिव्यू नहीं करता, तो पाकिस्तान का एक विभाजन 1971 में हुआ था। पाकिस्तान कम से कम 3 नए विभाजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आपको क्या लगता है सुनील जी, इन सब के पीछे आपको लगता है अमेरिका का भी हाथ है कि आज जो स्थिति पाकिस्तान की बनी है, क्योंकि जो फ्री के डॉलर्स मिले हैं, किसकी वो फंडिंग करी है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के नाम पे मिलते थे वो बंद होने गए, इसके पीछे अमेरिका का कितना बड़ा हाथ आप देखते हैं? नहीं देखिए, अमेरिका को तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का तो ये हाथ आप मान सकते हैं कि अमेरिका एक हमारे कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो वो सोवियत संघ के सामने पाकिस्तान सोवियत ब्लॉक में नहीं चला जाए, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को पैम्पर किया, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान, जब राष्ट्रपति अयूब जो हैं, जब पहली बार अमेरिका गए तो उनका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत हुआ जैसा भारतीय प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले नेहरू भी गए थे। नेहरू इतने बड़े स्टॉलवर्ड थे, मगर नेहरू से भी ज्यादा प्रायोरिटी वहां पे अयूब को दी गई, क्योंकि ये लग रहा था भाई कि पाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन के मामले में अमेरिका को अड्डे बनाने के लिए भी तैयार था। नेहरू ने तो मना कर दिया था, भाई हम कोई यूएस के बेस नहीं बनाने देंगे। तो उनको लग रहा था कि अब अमेरिका को एक प्रॉक्सी मिल गया, तो उस प्रॉक्सी के चक्कर में लगातार उनको डॉलर्स दे रहे थे, उनको लेटेस्ट एम्यूनिशंस दे रहे थे। और उन एम्यूनिशंस पे, हालांकि ये बात मैं बताई तो अमेरिका लगातार एक राइडर लगाता था कि ये चीजें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मगर उनको तो इंडिया के खिलाफ ही करनी थी। 65 की लड़ाई फिर उनको किया, फिर अमेरिका ने उस टाइम प्रतिबंध भी लगाया। इसको लेके अमेरिका के खिलाफ भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेंटीमेंट है। मगर फिर वापस 71 के अंदर वापस उनको सपोर्ट अमेरिका ने किया। अगेन 79 के बाद तो जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत आ गए तो अरबों बिलियन डॉलर पंप हुआ है। अगर आप पूरा अगर देखें तो उनका खुद का भी मानना है कि उन्होंने मतलब पिछले सालों के अंदर ट्रिलियन डॉलर तो अब नहीं कहूँगा, बट
सैकड़ों बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं उनके, बट उन्होंने बातें, आप उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? आप उसका इस्तेमाल करके केवल आपने एक गैरिसन स्टेट बना लिया है, एक आर्मी एक स्टेट बना लिया है, और उसका जो जनता को जो फायदा होना चाहिए था, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनना चाहिए था। तो आप ये सोचिए कि जिस जमाने में हमारे यहाँ IITs बन रही थी, हमारे यहाँ IIMs बन रहे थे, जब हमारे यहाँ तालीमी इदारे बन रहे थे, उस टाइम पाकिस्तान के अंदर वो एक परमाणु बम की सनक पे लगे हुए थे। कादिर उनके हीरो, अब्दुल कादिर उनके हीरो बन रहे थे। तो ये किसी मुल्क के लिए एक आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव उन्होंने पाथ खुद ने चुना है, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ से उन्हें खुद को दूर आना पड़ेगा। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन किसी भी मुल्क को आप अच्छे समझ लीजिए, इससे भारत को कुछ चेतावनी लेनी चाहिए। भारत को ये चेतावनी लेनी चाहिए, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जब भी किसी समाज का होता है तो उसका अंतिम हश्र पाकिस्तान का होता है। अगर किसी भी समाज के अंदर अगर फ्रीबीज बांटी जाती हैं, अगर फ्री की योजनाएं बनाई जाती हैं, फ्री के अनाज दिए जाते हैं, सस्ते पेट्रोल दिए जाते हैं, सस्ती बिजलियां दी जाती हैं, तो उसका अंत में उसका निष्कर्ष पाकिस्तान होता है। तो भारत को कम दो बातें सीखनी चाहिए इस बात से कि एक पॉलिसीज, आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपके फ्यूचर जनरेशन में डेवलप हो, इस पर काम होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन को समाज का दुश्मन है, आप भले हिंदू रेडिकलाइजेशन हो चाहे मुस्लिम रेडिकलाइजेशन हो, समाज को रेडिकलाइजेशन से बचना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज बननी चाहिए, बच्चों युवा पीढ़ी के अंदर आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए, और हम सायों से एक अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। इसके बिना किसी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल भविष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। सुनील जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन क्या खतरा हिंदुस्तान की ओर भी दिख रहा है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इतनी क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, जैसा कि लगातार एक बात बोली जाती थी कि भाई स्टेबल पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में, क्योंकि सालों हमारी पॉलिसी रही है कि हम ये मानते थे कि अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रॉस्परस पाकिस्तान इस देश के हित में है। मगर इसको इतना जरूर आपको समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता, अगर पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें अपनी बॉर्डर्स को और ज़्यादा मजबूती से सख्त बनाना होगा, क्योंकि इन्फ्लक्स जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। यह बताता हूँ क्योंकि बांग्लादेश के टाइम भी यही क्राइसिस हमने फेस किया था। अगर आप 1970-71 की तरफ की बात देखें कि 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी हिंदुस्तान में आ गए थे। अगर पाकिस्तान में भी ऐसी कोई मानवीय त्रासदी होती है तो यहाँ भी वो सिचुएशन हो सकती है। आज तक हम बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों को नहीं भेज पाए। आप ये कल्पना कीजिए कि अगर 1 करोड़ रेडिकलाइज अगर पाकिस्तान से लोग अगर इंडिया में आ गए तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो उसका उपाय यही है कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दें, और हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनके जो भी नॉन पोरस इलाके हैं उनको और सख्ती से मैनेज करें। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सौभाग्य की बात है कि पिछले 25-30 साल के अंदर हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है, और अब इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश बहुत मिनिमाइज हो गई है। इसको हमें और मॉडर्न बनाना होगा। बाकी तो हमें वॉच करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान की इमदाद से अगर हमारे उससे अच्छे रिलेशन बने तो हमें इमदाद के लिए भी एक उस रंग की हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए जैसे पाकिस्तान ने अब तक हमारे मामले में रखी। और वैसे भी भारत का तो एक रवैया रहा है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले मुल्क हैं कि अगर पाकिस्तान की भी अगर मदद अगर करनी पड़े तो जैसे अभी तुर्की की आपने मदद की, बावजूद उसके तुर्की आपके खिलाफ लगातार स्टैंड लेता था, कश्मीर के मामले में स्टैंड लेता था, मगर तुर्की आज की तारीख के अंदर तुर्की भी इस बात से प्रभावित है कि भाई भारत पहला मुल्क था जिसने सबसे ज़्यादा उनको सहायता और सबसे पहले सहायता भेजी। जैसे इंडिया पाकिस्तान को सहायता भेजी जा सकती है, मगर उसके अंदर एक जब तक एक पीसफुल बात नहीं हो, क्योंकि जयशंकर ने सही बात बोली थी कि टेररिज्म और हेल्प एक साथ नहीं चल सकती। तो कम से कम हमें एश्योरेंस लेना चाहिए कि नो टेररिज्म एंड नो टेररिज्म, वी आर रेडी टू हेल्प बट नो टेररिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनील जी आपने हमारे दर्शकों को बताई कि क्या कारण है पाकिस्तान की आज ये स्थिति बन गई, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका आपने बताया। तो और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इससे सीख लेना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस, जैसा कि सर ने बताया, फ्री की चीज़ें जो होती है लाभकारी नहीं होती एक देश के लिए, एक समाज के लिए। तो सुनील जी आपने इतना कीमती समय अपना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।